मैं तीन गुरु मानता हूँ। एक कबीर को मानता हूँ, एक बुद्ध को मानता हूँ, एक फुले जी को मानता हूँ। आई एम ए डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट। लेकिन रेवोल्यूशन की पूरी डेफिनेशन हमको बदलना पड़ेगी। बंदूक से गोली निकालकर क्रांति नहीं होगी। आई एम नॉट दैट वे थिंकर। आई डोंट क्लेम टू बी। लेकिन मेरे दिल को लोग इसे सवाल सताते हैं। मुझे सत्यशोधक होना पड़ेगा और उसके बाद सत्याग्रही बनना पड़ेगा। ट्रुथ, नथिंग बट ट्रुथ, और उसकी खोज करने हक मुझे है। बाबा अढ़व 92 साल के हो गए हैं। उनके 50 साल से या 60 साल से वो पुणे में मजदूरों के लिए, असंगठित मजदूरों के लिए काम करते आ रहे हैं। उनके प्रमुख कामों में से जो बहुत मशहूर है, एक तो उन्होंने एक माथाड़ी बोर्ड करके एक संस्था, एक सरकार में स्थापित किया है जिसका नाम है महाराष्ट्र माथाड़ी हमाल एंड अदर मैनुअल वर्कर्स एक्ट। हमाल कौन होते हैं? हमाल वो होते हैं, वो मजदूर होता है जो सामान उतारता है और चढ़ाता है ट्रकों में, लॉरियों में, रेल के डब्बों में। वो असंगठित थे, उनको संगठित किया है और संगठित करते हुए उनके जो मालिक हैं उन मालिकाना जिम्मेदारी को भी स्थापित किया है। तो हर मालिक उस माथाड़ी बोर्ड में उनके लिए पेंशन और उनके लिए बाकी व्यवस्था के लिए पैसा जमा करता है। उन्होंने स्लम रिहेबिलिटेशन एक्ट का मेहनत करके उसको लेके आए हैं और देवदासी रिहेबिलिटेशन एक्ट के लिए भी उन्होंने काफी कुछ काम किया है। उन्होंने ये मनुस्मृति के खिलाफ और ये मनु के दबाव से जो दलितों के ऊपर मानसिक और सोच संबंधित अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ भी उन्होंने काम किया। इमरजेंसी के दौरान, वो आपातकालीन समय के दौरान उनको जेल भी किया गया था। उस समय उन्होंने एक कष्टाची भाकरी करके एक महिलाओं का एक रसोई शुरू किया जो 10,000 लोगों से ज्यादा लोगों को खाना खिलाता है और वो महिलाएं ही उसको संभालती है। मैं उनको अपने कई गुरुओं में से एक मानती हूँ। चलिए आज आप बाबा का इंटरव्यू सुनिए और आप और इनके ऊपर जानिए। ये जो इसके बारे में ये सोच इसलिए पैदा हुआ कि एक्टिविज्म और एक्टिविस्ट को बहुत गलत रूप से भी आजकल पेश किया जा रहा है। मेरे बारे में कहा जाए तो आई हैड बीन इन द जेल फॉर 50 टाइम्स फॉर आई मेड सत्याग्रह एज गांधी सेड व्हाट वी कॉल सविनय कायदे भंग, लॉ ब्रेकिंग। तो ये बात है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो ऐसी सोच में है। कितने बारे में वो जेल में गए, जा सके क्या, क्यों नहीं गए? सत्य की बात होती है, सत्याग्रह की बात होती नहीं है। ये मेरे दिमाग से ऐसा मुझे लग रहा है। आपसे मैं सहमत हूँ कि एक्टिविस्ट कोई कुछ होता नहीं है, मगर आजकल वो शब्द प्रचलित है क्योंकि हम लोग जो विचार के बारे में हम दृढ़ हो जाते हैं उस विचार को प्रतिष्ठित करने की कोशिश करते हैं। हम चुप नहीं रहते और आगे तक बढ़ते जाते हैं और कई लोग जेल भी होते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है इसको शायद आजकल वो तरीके से उसका परिभाषित कर रहे हैं। आई एम अ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट। आई एम अ डेमोक्रेट। सोशलिज्म की क्या हालत है उसके पूरे बारे में डिफिनेशन मैंने, लेकिन मैं इस नतीजे पर थोड़ी मैं कह देता हूँ सिर्फ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट होने से नहीं होगा। मुझे सत्यशोधक होना पड़ेगा और उसके बाद सत्याग्रही बनना पड़ेगा। सत्यशोधक, महात्मा ज्योतिराव फुले ने खुद कहा ट्रूथ सीकर। तो मुझे ऐसा लग रहा है जो लोग यहाँ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल मानते हैं, जो लोग कुछ ऐसे ही डॉक्टरेट नहीं किया दिया कि ये बढ़ जाएगा, मार्क्स का नाम लेते हैं, किसी का नाम लेते हो, लाइन ले। तो मैं आपको इतना ही कहता हूँ, कल मेरी बहन गेल ऑम्बेट वो चली गई एट द एज ऑफ 81। शी केम फ्रॉम अमेरिका हियर, शी रिमेन्ड हियर, शी मैरिड हियर, शी हैड अ डॉटर। वो करी गई। शी वॉज मार्क्सिस्ट। लेकिन उन्होंने यहाँ बरसों तक रहने के बाद किताब लिखी, कल्चरल रिवोल्ट इन महाराष्ट्र।
कल्चरल रिवोल्ट इन महाराष्ट्र। और कल्चरल रिवोल्ट किसका था? सत्यशोधक मूवमेंट का। महात्मा फुले जी ने जिसे सत्यशोधक मूवमेंट कहा। अब देखिए कैसी है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम लेते हैं हम लोग। अभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आखिर में क्या कहा? मैं 3 गुरु मानता हूँ, एक कबीर को मानता हूँ, एक बुद्ध को मानता हूँ, एक फुले जी को मानता हूँ। और ना मेरी अपनी प्रार्थना है, उन्होंने कह दिया इसलिए नहीं, लेकिन वो भी उनकी भी सोच थी ना, वो भी बदलाव चाहते थे ना पूरा, और वो चाहते थे डेमोक्रेटिकली हो जाए, इसलिए तो संविधान हमारे सामने रख दिया हूँ। हमें अब हमारा रास्ता ढूंढना है और हमारा पक्का करना है। तो बाबा आप थोड़ा बहुत अपने हमाल के पूरा काम जो हमने किया और हमालों के साथ काम किया, बात ऐसी थी उसमें था कि दुकान में जो काम करने वाले लोग हैं उनकी लिस्ट लगाना, पेश यानी प्रेजेंट करना दुकान के दीवार पर। तर अभी क्या हुआ, व्यापारियों ने मांग की कि यह हमालों का नाम हम उस पर नहीं डालेंगे। क्यों? हमारा नौकर नहीं है। क्यों? हम उसको पगार नहीं देते, वो काम करता है, वो उसकी जिम्मेदारी पर काम करता है, ग्राहक का काम करता है, मेरा कुछ काम नहीं करता है। तो हम लोग दुकान की जो सर्वेंट्स की लिस्ट है इसमें उसका नाम नहीं देंगे। अभी उन्होंने गवर्नमेंट को कह दिया, तो गवर्नमेंट ने उनका व्यापारियों का ये मान लिया कि नहीं, हमालों का नाम नहीं डाल देना। तो हम लोगों ने मांग की कि ये कैसा, तो मैं तो उनके इशारे पर काम कर रहा हूँ, भले पैसे देते न देते हो, लेकिन वो जो काम मुझे वो ऑर्डर करता है कि ये बोझा उधर से उधर दे, ये वो गाड़ी में डाल दे, ये इधर उसकी थप्पी लगाओ, इसका स्टैक करो, ये सब ऑर्डर रहते हैं, उनकी ऑर्डर मुझे संभालना पड़ती है। पूरा मेरा काम का नियंत्रण वो करते हैं। फिर भी गवर्नमेंट ऐसे कैसे कह सकती है कि वो पगार नहीं देता है इसलिए मैं उनका नौकर नहीं हूँ। तो ये झगड़ा इतना जोर तक गया कि हम लोगों को फिर 100 लोगों को स्ट्राइक शुरू हो गया। स्ट्राइक में क्या बात हुई? स्ट्राइक में शुरू हो गया, दुकान बंद हो गई। फिर ऐसा हुआ, व्यापारियों ने 4-5 व्यापारी इकट्ठा हुए और बोले नहीं हम गाड़ी भरेंगे, और उन्होंने ऐसा बहाना किया और वो जो गाड़ी वाले को उधर बाजू में रखा दे, तो बोले उधर खड़ा रह गया, और उन्होंने गाड़ी भर दी, उस चक्कर की बैग वगैरह भर दी, और गाड़ी चलाने की वो बेल कार्ड थी वो। तो हम लोगों ने क्या किया, फिर हम लोगों ने 100 लोग, हमारे लोग वो गाड़ी के रास्ते पर सो गए। वो गाड़ी कैसे अभी चालो, बोले गाड़ी कैसे चालो। 100 लोगों को अरेस्ट कर दिया गया। उसमें भाई वैद्य ने लीडरशिप की, ये लोगों को जेल में डाला गया। लेकिन बाद में गवर्नमेंट को तय करना पड़ा, जिसमें से माथाड़ी कानून का बाकी जो हुआ, वो माथाड़ी कानून बाद में आ गया। तो हम लोग की मांग यही थी कि हमें तो तुम्हारे दुकान में हम काम करते हो और आप रजिस्टर्ड नहीं करना चाहते हो। संघर्ष में संवैधानिक मूल्य और अधिकारों के तहत एक जनता को, लोगों को, लोक राजनीति को, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, भागीदारी की लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, न्याय के लिए, समानता के लिए, भागीदारी के लिए जो काम किए हैं, उनकी कुछ न कुछ कहानियां सबको सुनना चाहिए। हम लोगों ने कोशिश करके महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन्स के लिए जो कानून बनवाया है, उसमें बिल्कुल यह हुआ है कि ये जो प्लान बनाते हो आप डैम का, उसका ही उसका पुनर्वसन, उसका भाग बनना चाहिए। नर्मदा के बारे में भी हम लोगों ने ये मांग की थी कि तो आप सब बात करें, बिजली की बात सब कर रहे हैं, लेकिन जो लोग डूब गए उनके लिए नए संपत्ति में कौन सा हिस्सा है इसमें? आज महाराष्ट्र में आप देखा जाए, प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन्स का कानून है, जिसमें यह है कि जो लोग डूबने वाले हो, ट्राइबल हो, कुछ भी हो, उनके लिए जमीन देना चाहिए आपको। जो नया एरिया में पानी जाएगा उसमें आपको जमीन देना देगी। वो बोले कहा जमीन कहाँ से लाओ, जमीन कहाँ से लाओ? बोले बहस हुई, अरुणा क्या कहूँ, इतनी बहस हुई जोरदार, और हमारे चीफ मिनिस्टर जोर से बोले बाबा अब क्या, आपने कभी खेती की है, आप क्या जानते हो? लेकिन मेरे तब लीडर थे दत्ता देशमुख, को खड़े होकर बोले जमीन कहाँ से लाने की,
जमीन कहाँ से लाने की? आप किसको पूछते हो? हमारे वसुंधरा नाइक करके सीएम चीफ मिनिस्टर थे, वो बिल्कुल बोले, एसएम को बोले, आप कहाँ काश्तकार है? लेकिन वो कॉम्रेड दत्तात्रेय सिंह बोले, मैं काश्तकार हूँ। आप जमींदार है, आपने कभी नहीं खेती की, उन्होंने बोल दिया। वो बोले मैं काश्तकार हूँ। महाराष्ट्र में मैंने ग्रेप का उत्पादन महीने पहले किया। आप पूछ रहे हो जमीन कहाँ से लाने की? जमीन क्या रबर है? ऐसा आप पूछ रहे हो? बाबा को पूछ रहे हो? नाइक साहब को मानना पड़ा और महाराष्ट्र में प्रोजेक्टेड अफेक्टेड पर्सन्स के लिए, पीएपीस के लिए कानून बन गया। हमारे जैसे काम करने वाले अपने आप को प्रोफेशन में नहीं मानते। हमारे तो एक तरीके से हम अपने आप को सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप से ही पहचान है हमारा। हम कोई प्रोफेशनल लोग तो नहीं हैं। मगर आज आप इस परिस्थिति को देखेंगे कि आपकी ज़मीन का मुद्दा कोई ले लीजिए, ज़मीन वाला मुद्दा इतना बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। आजकल प्राइवेटाइजेशन हो गया है, ये कानून किसानों के खिलाफ बन के तैयार हो गया है, हमारे पूरे एग्रीकल्चर पर चोट है और ये सब चीज़ों पर क्या चोट कहो? है। अरे गरीबों की अभी कोरोना की सब हालत है। कोरोना में किसको पीटते हैं ये? कोरोना में रिक्शा जो पैदा करता है उसका कारखाना बंद नहीं है, वो तो आती ही है, टेम्पो आ जाता है बाजार में और जगह नहीं खड़ी करने के लिए। लेकिन जगह कौन वापर करता है? नई कार वाला, नया वाला वो रास्ते पे रख देता है। और जहाँ मेरी बहन बेचती है अपना, क्या बोलती है उसका, क्या कहते हो, क्या पूर्णिमा उसको क्या कहती, भाजी बेचती है, उनको एनकरेजमेंट के हक में उनको लिया जाता है, उनका माल लिया जाता है, वो पेट नहीं भर सकती। आज नया सवाल आ गया है, आप मुझे काम नहीं देंगे। कोरोना में तो सब बंद कर दिया, अब पेट भरने की कोशिश कर रही हो कोई, मैं दूसरा कोई नहीं करते, सिर्फ भाजी बेचती हूँ और आप एनकरेजमेंट करके कानून लगा के मुझे हमारे परिवार ले जाते हो। क्या हाल है? जैसे ही हम अपने बात को आगे रखते हैं, कह देते हैं कि आप माओवादी हो या कुछ और हो और हमें बंद करने की कोशिश भी हो रही है। तो इस परिस्थिति में देश की जनता को आगे लेके आना और उनको आगे लेके ज़मीन के मुद्दे पे खड़ा करना एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए। इस चुनौती में आप भविष्य में क्या देखते हैं? जो लोग परिवर्तन चाहते हैं वो परिवर्तन के बारे में हमारी जितनी दिमाग की और दिल और दिमाग एक होना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि उसके बारे में हमारी सोच बिल्कुल एक तरह की हो गई तो कुछ तो भी हो जाएगा। नहीं तो बात है नहीं, ऐसे नहीं, इसमें फूट हुई, इसमें ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये मतलब ये क्या बात का, ये ब्राह्मण ब्राह्मण क्या लाते हैं वगैरह 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 बातें शुरू कर देते। मैं उनके मैं क्षमा चाहता हूँ कि भाई मैं आपके साथ नहीं हूँ कि ये सुपर स्ट्रक्चर है, ये इकोनॉमिक होने के बाद और पॉलिटिकली होने के बाद सब हो जाएगा। मिसाल की तौर आप क्यों कह देते हो? अभी जहाँ हमालों को मैं काम कर रहा हूँ उसमें हमालों के साथ में मैं 60-65 साल हमालों में काम कौन करते हैं? मैं कास्ट कहने के लिए नहीं कहता हूँ, एक भी ब्राह्मण है, एक ब्राह्मण था, वो रेलवे स्टेशन पर काम करता था, उसके बाद कोई आया नहीं, काम मांगने के लिए आया नहीं। कागज हमारी कष्टाची भाकर हम चलाते हुए हो तो उसमें काम करने के लिए मांग करने वाली ब्राह्मण और कहती है कि मुझे रोटी बनाने का काम मत दे दो, मुझे सेल्समैन का काम दो, क्योंकि मेरी जात में अगर मैं ऐसा काम करने लगूँ तो मेरी भी इज्जत चली जाएगी, मुझे 2 बच्चियाँ हैं वगैरह वगैरह, वो कहती है। तो पूरे इसमें कास्ट का मामला सिर्फ बातों से नहीं, व्यवहार में जो हम पाते हैं, तो थोड़ी इसके लिए थोड़े हमें सब लोगों के लिए हमारी जो परिवर्तन की जो लैंग्वेज है, भले मराठी में बोलो कुछ भी बोलो, लेकिन टोटल जो परिवर्तन वाली बात करते हैं, हमें आज तक का जो अनुभव है हमारा, उस अनुभव के बारे में भी सोच करने की पड़ेगी, अनुभव का आदान प्रदान करना पड़ेगा। मैं इसके लिए तैयार हूँ। आज हमने देखो सोशली पर सवाल पैदा किया है, हर गांव में मंदिर है, हर गांव में मस्जिद है, हर गांव में हर धर्म का गुरुद्वारा है वगैरह है,
लेकिन हमने जो नई किताब बनाई है, जिसे कहते हम कॉन्स्टिट्यूशन की किताब कहते बोलते हो, हम लोग सब मराठी हिंदी में क्या कहते, संविधान की किताब हम बोलते हैं। हमारा जो संविधान है, वो संविधान की किताब की क्या बात होती है? मैं परेशान हूँ, एमपी होने के बाद, चुनने आके आने के बाद, जब शपथ लेने जाते हैं, पूरे लोग ईश्वर का नाम लेते हैं, गीता का नाम लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन पर हाथ कितने लोगों ने किया? तो हम लोगों ने भी तय कर लिया कुछ नहीं, मैं इंडियन भारतीय हूँ, हर गांव में घटनालय होगा, घटनालय होगा, देवालय जैसा होता है वैसा घटनालय। जिस देवालय में एक हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की किताब होगी, जिस मंदिर में हमारा अशोक स्तंभ होगा, जहाँ हमारा तिरंगा होगा, और ये मंदिर जैसा हम जो बना रहे हैं, उसमें गांव के पूरे लोग इंडियन होकर, भारतीय होकर हम लोग इकट्ठा हो जाएंगे, और हफ्ते में एक दफ़े तो भी हम राष्ट्रगीत मनाएंगे। पूरे लोग, जात पात कोई भी बात नहीं। आप बार बार कहते थे कि हम सत्ता बदलने के लिए नहीं खड़े होते हैं, हम व्यवस्था बदलने के लिए खड़े हो रहे हैं। अब बार बार कहे हैं कई बार, तो इस व्यवस्था को बदलने के लिए अब आपकी नज़र में क्या है? भारत को अपना रास्ता खोलना पड़ेगा। यहाँ रिलीजन वाली बात है, यहाँ कास्ट वाली बात है, यहाँ जेंडर वाली बात है, यहाँ प्रदेश वाली बात है, यहाँ एज का प्रॉब्लम है, सब है। और दूसरी तरफ हमारी जो संविधान है, जिस संविधान में डेमोक्रेसी है, स्वातंत्र्य है, समता है, बंधुता है, उसमें विज्ञान निष्ठा है, धर्मनिरपेक्षता की बात कही गई है, डेमोक्रेसी की बात कही गई है, और सोशलिज्म का भी हमने कर दिया है। हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि इन मूल्यों को प्रस्तावित करने के लिए हमको कितना प्रयास पड़ेगा। कौन करेगा? यहाँ के जवान लड़का और लड़की। क्या होता है अरुणा, क्या कहूँ, मुझे एक तरफ निराशा नहीं, पेसिमिस्ट, आई एम नॉट पेसिमिस्टिक। क्यों? आज देखो, भारत में जब स्कूल का दरवाज़ा खुल गया, बच्चियाँ स्कूल में चली गई, आज हर इम्तिहान में लड़कियाँ आगे चल रही है। और मुझे बात आ जाती है कि सावित्रीबाई फुले जी की बात आ जाती है, जिस औरत ने औरतों के लिए पहले स्कूल, इंडियन औरत ने स्कूल खोली, लोगों ने उसको बहुत गालियाँ दे दी, कुछ गलत बातें उनसे की गई, लेकिन उस औरत ने काम नहीं छोड़ा। आज देखा जाए हर क्षेत्र में वही में आर लीडिंग। और आप जवान के लिए क्या कहेंगे? आज के बच्चों के लिए क्या बोलेंगे आप? अभी हमारे जैसे जीवन जीना है, क्रांति लाना है, गांव में जाना है। आप लोगों ने कोशिश करके जंतर मंतर पर पेंशन के मांग के लिए धरना किया था, और तुझे याद होगी, उसी वक्त अन्ना हजारे का नाम लेकर दूसरे एक टेंट पे वो लोग नारे लगाते थे भ्रष्टाचार आंदोलन के खिलाफ। और आप लोगों ने तो रात दिन का किया था। एक दिन मुझे उधर रहना पड़ा, दूसरे दिन सवेरे वो उधर के लड़के आ गए मेरे पास, अन्ना जी के नाम से बढ़ गए थे, बोले, और मुझे बोले, अंकल आप बूढ़े लोगों के पेंशन के लिए इतने तरस रहे हो, हमारे जैसे जवान लोगों के लिए कुछ तो भी करो ना। जिस देश में जवान लोगों के फ्यूचर के बारे में इतना अंधेरा है, उस देश में जो लोग सोच वाले लोग हैं, उनको सोच करनी चाहिए कि कैसे हम उनको, ये माहौल हम कैसे बदल देंगे। सिर्फ नहीं, हमारा ख्याल करने का, हमारा आंदोलन के तरीके, हमारे पूरे ये नीति का हम कैसे करेंगे। आई एम नॉट दैट वे थिंकर, आई डोंट क्लेम टू बी, लेकिन मेरे दिल को ये लोग इसे सवाल सताते हैं। और इस परिस्थिति में हमारे जैसे काम करने वालों की भूमिका क्या होनी चाहिए? हम कल्चर के बारे में क्यों नहीं सोचते?
इतने लोग होते हुए भी, या वर्किंग क्लास कल्चर की कुछ बात होती है, क्या क्या होता है कि सोशल कल्चर की बात होती है। कल्चरल लेवल पर जो एक्सप्लोरेशन चलता है, हम तो एक्सप्लोरेशन के खिलाफ है। सिर्फ इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन के बारे में हम सोचेंगे, बाकी के बारे में हमारी सोच क्या है। ब्राह्मणस्य मुखम आसीत बाहु राजन्यः कृता उरुतरस्य वैश्याः पदव्याम शूद्रा भी जाए तो अथ कलश स्थापनम। यह प्रक्रिया कहने वाला मनु, उसकी प्रतिमा हाईकोर्ट में खड़ी की जाए, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा खड़ा करने के लिए इजाज़त नहीं देंगे। उनको बाहर खड़ा करो। आज भी जयपुर में हालत है, बाबा साहब की प्रतिमा जयपुर हाईकोर्ट के बाहर के चौक में है, और मनु जी की प्रतिमा जयपुर हाईकोर्ट के कंपाउंड में है। मनु प्रतिमा हटाओ, ये हमारी मांग थी, और हम लोग सब, आप भी थे और बाकी के लोग भी थे। लेकिन जब मैंने कहा कि नहीं, अभी हम पुलिस वाले आने नहीं देंगे, हमने कहा नहीं, हम तोड़ देंगे, हम जाएंगे आगे, तो पीयूसीएल के लोगों ने कह दिया कि नहीं, इसमें हम नहीं शरीक होंगे। शायद आपको याद होगी उसकी ये होता है ऐसा। पीयूसीएल ने हिस्सा नहीं लिया, उन्होंने कह दिया कि हम सत्याग्रह नहीं करेंगे। हम लोगों ने कह दिया कि चलो आप न करें, हम करेंगे। तो पुलिस वालों ने हमको ले लिया, बाद में छोड़ दिया, वो बात अलग है। लेकिन ये गांधी जी का ये सिविल डिसोबीडियंस, यानी सत्याग्रह हम लोग कहते हैं, या क्या कुछ भी कहे, ये बात मैं दोहराना चाहता हूँ ये इसी वक्त, इसलिए ये मिसाल दे दी आपको। जयपुर में जो हुआ उसकी याद आपको दे देता हूँ। आपने महिलाओं के साथ बहुत काम किया है, और मुझे याद है मैं आपके साथ ये जो लोग हैं जो कचरे बीनने वाले हैं, उनके साथ आपकी एक मीटिंग हुई थी, तो उसमें मैं आपके संग गई थी, और मुझे इतना अच्छा लगा कि महिलाएं आपके सामने उठ के बोलती थी, बाबा आप सोचते नहीं हो हमारे लिए, क्या बोल रहे हो आप। आपको सवाल खड़ा कर रही थी, भले ही आपको आदर भी करती थी, मगर उनके मुंह से बराबरी का शब्द निकला और आपकी आलोचना भी किया। फिर आपने कहा चलो हम दोनों मर जाते तो दोनों साथ साथ शमशान जाएंगे, मैं उसको बोलूँगी भी नहीं, ऐसे भी बोले आप। तो आपने ये भागीदारी के साथ नेतृत्व कई सारे जगह करवाया है। आप अभी भी बोलते हैं मेरे बारे में मत बोलो, लोगों के बारे में बोलो। तो ये नेतृत्व में आपने एक रसोई भी चलाई है पुणे में, जो आज भी पता नहीं कितने हजार लोग उससे खाना खाते हैं, वो महिला ही चलाती है। तो एक तरीके से आपका ये महिलावादी सोच हर समय रहा है, और वो महिलावादी सोच अच्छा रहा है, और उसके साथ साथ आपने बिल्कुल व्यवहारिकता को जोड़कर उनके साथ काम किए हैं। तो इसके बारे में कुछ बताइए आप प्लीज़। अभी क्या बताओ, तूने पूरा बोल दिया है ना अभी। सोच नहीं, मैंने तो तू जो मैं बोलने वाला था वो आपने बोल दिया है। मैं इतना ही चाहता हूँ कि मेरे दिमाग में एक बात बोल देता हूँ, जो साफ कहता हूँ, वो कितना भी अनपढ़ हो, कौन सी जात का हो, मेरे दिल में और दिमाग में वो मेरी बहन, वो मेरी भाई, वो मेरा भाईचारा, मेरा उनसे नाता जम गया है। वो कैसा जम गया पता नहीं मुझे, लेकिन सच कहता हूँ, सच कहता हूँ तुझे, दिल में ऐसा लगता हो कि ये मेरी बहन है। भले वो गरीब हो, क्या हो उसमें, कागज़ का तो पाल वाली औरत, क्या मेरे साथ डायलॉग कैसा करती है, मिसाल के तौर कह देता हूँ। ये अपनी रोज़ाना घरों में काम करने वाली औरतें होती है ना भाई, अपनी ऐसा पल्लू लेती है और घर से जाती है रोज़ाना, बोलती बाबा, पुकारती है बाबा। मैं बोलता क्यों, क्या होता है सर भाई, काय बोलायचं बरं आहेत का, यानी मुझे कहीं पूछती है आप अच्छे हैं क्या, मैं तो आपका कैसा हो, क्या कहूँ, मेरा कैसा है चलता है वैसा, क्या जो चला है का। अभी कल तक 8 काम करती थी, आज का गए महीने से मैंने 11 काम कर शुरू कर दिए। 11 घरों में जाती हूँ, 11 घरों में क्या करूँ। वो आपने कह दिया कि बच्चों को पढ़ाया, अभी उसको नौकरी नहीं मिलती है। अभी जो मिलती है, छोटी नौकरी मिली तो मालिक बोलता है कि गाड़ी, तेरे पास मोटरसाइकिल है क्या।
अभी मोटरसाइकिल उसको लेके दे दी, कुछ को इधर इधर से करके दे दी। अभी बोलता है रोज़ पेट्रोल के लिए 150 रुपये दे, 200 रुपये के उसको देने पड़ते हैं। कहाँ से लाओ? अभी 8 काम करती थी, अभी 11 काम कर रहे हो बाबा। कागज का पतरा वाली औरतों में कौन सी औरतें हैं? अनटचेबल ही ज़्यादा है, ये मैं जानता हूँ। फिर भी उनके साथ हमारा जो डायलॉग है, वो डायलॉग बढ़ाना चाहिए और बढ़ा चाहिए। पूर्णिमा वैसे लोग जो हमारे साथ होने का काम करती है, लक्ष्मण जो सब पूरे काम करती है, हम लोगों के अनुभव से हम एक दूसरे को अभी ये मालूम हो रहा है कि नहीं, सिर्फ 4 पैसे मिलाने के देने के नहीं, झगड़ा दफ्तर के लिए नहीं। हाँ, जो कोई लड़ेगा वो मर जाएगा वगैरह वगैरह, उसको छोड़ो। लेकिन उनका अपनी जिंदगी पर देखने का जो रुख है, वो रुख बदलना, और वो रुख और मेरा रुख, इसमें जब मेल आ जाएगा तब परिवर्तन की हमारी गाड़ी, जो हमारे मकसद हमने रखा है दिमाग में, उस मकसद की तरफ चली जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। ये मैंने तो एक रात में नहीं होगा ये, लेकिन हमारा आज तक का परिवर्तन का जो हमने जो प्रयास किया है, कोई प्रैक्टिस में हो मेरे जैसे लोगों ने, कई किताबों ने किया होगा, कई लोगों ने सोच के किया, कोई बाहर से किया, कहे, लेकिन क्रांति की बात हमेशा, क्रांति जिंदाबाद रहेगी, क्रांति जिंदाबाद रहेगी, ये हमने नारा लगाया। गाना भी गाते हैं, आज भी गाते हैं कि क्रांति होनी चाहिए, लेकिन रेवोल्यूशन की पूरी डेफिनेशन हमको बदलना पड़ेगी। बाबा, आपने बहुत ही 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बात कहे हैं। एक तो कि हम संस्कृति या कल्चर को बिल्कुल नकार के काम करते हैं तो राजनीति सफल नहीं होगा। अब नारायण गुरु हो, या आप फूले महात्मा फूले हो, या यहाँ पे सावित्रीबाई हो, वहाँ पे रामस्वामी नायकर हो, वहाँ पे विद्यासागर हो, वहाँ पे राजा राम मोहन रॉय हो, इन लोगों के समाज में काम करने के वजह से एक राजनीतिक सोच भी आया, बराबरी का एहसास भी हुआ। जो पूरा अपना ग्रुप है, सब लोग ये इकट्ठा आकर काम करने लगे तो माहौल कुछ तो भी अलग हो जाएगा, ऐसी मेरे तरफ उम्मीद है। इतना मैं कहता हूँ, उसके साहस का कोई रास्ता नहीं, ये रास्ता नहीं है। वो कोई भी कहे बंदूक से गोली निकाल कर क्रांति नहीं होगी, क्रांति दिल में जब ये होगा तभी होगी। आज तो भी भारत में थोड़ा विश्वास लोग रखते हैं, एक भली बात है। कई दोनों के बाद वो कहेंगे नहीं कि ये फंसा दे, वो भाई इतना ही कहते हैं, बाबा ये बहुत अच्छा है, आप कुछ मांगते ही नहीं है। क्योंकि उधर भगवान को चले गए तो भी लोग बोलते हैं नारियल लेके जाओ, कुछ तो भी। अरे वो तो कहाँ छोड़ता है, वो कुछ ना कुछ तो भी उसको देना पड़ता है। तो वो छोड़ो, वो बातें ही छोड़ो। ये उनका जो दिमाग है, ऐसे एक सौलबाई नहीं, देश में जितनी लोग हैं उनसे हमारा डायलॉग कैसा बढ़ जाएगा। मैं बोलता चलो वो काम की बात छोड़ो, मेरे सवाल का जवाब दो। क्या हुआ राम जी का? मैंने पुराण की कथाएं, पुराण की कथा हो, सीता माई की कथा हो, द्रौपदी की कथा हो, सभी को लेता हो। औरतों के बारे में कहा मैं हमारे को पूछता हूँ, बोलो कृष्ण और द्रौपदी का संबंध क्या था? कौन थे कृष्ण द्रौपदी के? लोग बोलते क्यों, ऐसा क्यों हुआ? 5 मर्द होते हुए भी द्रौपदी को अपनी अबरू के लिए कृष्ण का ही यह कैसा करना पड़ा? तो इधर उधर ऐसे सोचते हैं, गड़बड़ी करते थे और बोलने लगते हैं। कोई कुछ तो कहते हैं, तो देख वो लोग कहते हैं वो उसकी गुरु बहन थी। गुरु बहन, एक मराठी में हम जाते गुरु बहन है माझी, यानी वो मैंने उसको मानी, मेरी बहन मानी है। अभी ये इससे मुझे एक उम्मीद मिलती है, कितने किताबों से नहीं, इससे बड़ी उम्मीद मिलती है। यह है बहन भाई का चारा, भाईचारा। द्रौपदी और कृष्ण का जो है कि अगली ऐसे समय में कृष्ण का वो कैसे ये पुकार करती है, तो ऐसा है।
तो उनसे बातचीत करने में मुझे भी बहुत बहुत बातें समझ जाती है उनके। तो उनकी भाषा में हम बात करेंगे, मेरी भाषा में नहीं, उनकी भाषा में हम बातचीत करेंगे, उनकी सोच के तरीके से हम उनके साथ बातचीत करेंगे। ऐसे थोड़ी है। आप बहुत गाते हैं और बहुत सुंदर गाते हैं। मैंने देखा है कि आप हर मीटिंग में कोई ना कोई गाना ज़रूर गाते हैं आप, और वो गाना मैं सुनी भी हूँ। तो आज क्या आप हमारे लिए गाना गा सकेंगे? फुले जी ने एक नई प्रार्थना सब लोगों को, अभी तो वो मराठी में है, उन्हें कहा जाए कि हमारी रोजाना जो प्रार्थना हम कर रहे हैं वो जरा बदल दो, ये नई प्रार्थना होना चाहिए। एक प्रार्थना वही 2 लाइन में बताता, सत्य सर्वांचे आदिघर, सत्य सर्वांचे आदिघर, सर्वधर्मांचे माहेर, सर्वधर्मांचे माहेर, जगामाजी सुख सारे, खास सत्याची ती पोरे, जगामाजी सुख सारे, खास सत्याची ती पोरे, सत्य सर्वांचे आदिघर, सर्वधर्मांचे माहेर, सत्य सर्वांचे आदिघर, सर्वधर्मांचे माहेर, सत्य सुखाला आधार, सत्य सुखाला आधार, बाकी सर्व अंधकार, बाकी सर्व अंधकार, आहे सत्याचा बाजोर, आहे सत्याचा बाजोर, काळी भंडाचा तो नीर, काळी भंडाचा तो नीर, सत्य सर्वांचे आदिघर, सर्वधर्मांचे माहेर, सत्य आहे ज्याचे मूळ, करी धूर्तांची बाराळ, सत्य आहे ज्याचे मूळ, करी धूर्तांची बाराळ, बळ सत्याचे पाहुनी, बळ सत्याचे पाहुनी, बहुरूपी जळे मनी, बहुरूपी जळे मनी, सत्य सर्वांचे आदिघर, सर्वधर्मांचे माहेर, खरे सुख नटानो हे, सत्य ईशा वर्जो पाहे, सत्य ईशा वर्जो पाहे, ज्योती प्रार्थी सर्व लोका, ज्योती प्रार्थी सर्व लोका, व्यर्थ दंभा पेटू नका, व्यर्थ दंभा पेटू नका, सत्य सर्वांचे आदिघर, सत्य सर्वांचे आदिघर, सर्वधर्मांचे माहेर, सर्वधर्मांचे माहेर। दूसरा कहते हैं ट्रुथ, नथिंग बट ट्रुथ, और उसकी खोज करने का हक मुझे है। आप मत कहो मुझे, आप मुझे मत कहो कि सत्य आपको अपना है, मुझे भी हक है सत्य खोजने का, वो हक बजाने की कोशिश कर रहे हैं, इतने बस। धन्यवाद।